उत्तरकाशी में बहुत ही दुखद ट्रेजेडी हुई। फ्लैश फ्लड्स वहाँ पे आते हैं, पानी के साथ बहुत सारा मलबा भी आता है, जिसकी वजह से कई घर तो वहाँ से वैनिश ही हो चुके हैं, कुछ घर उस मलबे के अंदर दब चुके हैं, बहुत सारे लोग लापता हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कैजुअलिटीज़ भी बताई हैं, बाकी जब ये मलबा रिमूव करा जाएगा, कैजुअलिटीज़ का पता तो तभी चलेगा। सिंस आप एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको फील्ड वर्क पे भी एक टाइम पे जाना पड़ेगा, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इसी वजह से आपकी ज्योग्राफी में आर्टिकल्स ऐड करे जाते हैं। इवन हमने निसार को लॉन्च करा, ये मिशन क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जियोफिजिकल फिनोमिना को ही स्टडी करना है। तो ये फ्लैश फ्लड क्या होते हैं, क्लाउड बस्ट क्या होते हैं, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला कि ये जो उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड्स आए थे, ये क्लाउड बस्ट की वजह से नहीं आए हैं, यानी कि बादल के फटने पे नहीं हुए हैं। तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फ्लैश फ्लड्स आते हैं, तो वन बाय वन सारी चीजें कवर करो। उससे पहले न्यूज का कॉन्टेक्स्ट आपको पता ही है कि 60 से भी ज्यादा लोग, और यहाँ पे आर्मी कैंप्स भी थे, ऑफिशियल एरिया भी था, रेजिडेंस भी थे, विलेज भी था, तो पूरा का पूरा विलेज यहाँ पे हिट हो चुका है। अब आपको एक चीज तो पता है कि हमारी इंडियन प्लेट थी पहले, लॉरेशी और गोंदवाना वाली आपको जो थ्योरीज हैं वो पता है। इंडियन प्लेट जैसे ही ऊपर की तरफ को आना शुरू करती है तो किसके साथ टकराई थी, यूरेशियन प्लेट के साथ। और यूरेशियन प्लेट के साथ जैसे ही टकराई, यहाँ पे फोल्ड माउंटेन की फॉर्मेशन होती है, और ये यंगेस्ट माउंटेन्स भी माने जाते हैं, और यहाँ पे फॉर्म हुए ग्रेटर हिमालयस। इसके ऊपर वाला एरिया ट्रांस हिमालयस, ग्रेट हिमालय के नीचे वाला एरिया लेसर हिमालय, और इसके नीचे प्लेन शुरू हो जाते हैं जिनको आप शिवालिक्स भी बोलते हो। आज के टाइम पे भी हमारे जो हिमालयस हैं इनकी हाइट इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो प्लेट्स अभी भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, कोलाइड कर रही हैं, जिसकी वजह से इन माउंटेन की हाइट बढ़ती जा रही है। तो एक चीज क्लियर है, ये मूवमेंट डेली हो रही है, हर सेकंड पे हो रही है, हमें पता तक नहीं चलता। हमारी अर्थ रोटेट करती है, हमें नहीं पता चलता। वैसे ये प्लेट जब कोलाइड कर रही हैं, हमें नहीं पता चलता। ऊपर से ओवर डेवलपमेंट उन रीजन्स में जहाँ पे एरियाज ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हैं, वहां पे आपको डिजास्टर की फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज होती हुई दिखेगी दिखेगी। आप सोचो किसी पहाड़ी एरिया में जाते हो और वहां पे अर्बनाइजेशन के पर्पज से डिफॉरेस्टेशन कर देते हो, तो वहां पे सॉइल इरोजन सबसे ज्यादा बढ़ेगा, और जब भी इंटेंसिव रेनफॉल होगी तो आपको वहां पे डिजास्टर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये जो ग्रेटर हिमालयस हैं, जिनको आप नंगा पर्वत से लेके नामचा वारवा तक पढ़ते हो, तो जब ये एक्सटेंड होती हैं उत्तराखंड में, तो वहां पे केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारा ही रीजन किसमें लाई करता है, ग्रेटर हिमालयस के अंदर। मसूरी रेंजेस आपकी लेसर हिमालयस में आती हैं। तो अब हुआ क्या, ये प्लेट्स ऑलरेडी मूव कर रही हैं, ऊपर से टनल्स अपने को बनानी है, तो वहां पे बॉम्बार्डमेंट करवानी पड़ेगी। जब बॉम्बार्डमेंट होती है तो ऑलरेडी वहां पे रॉक्स में क्रैक्स पड़ चुके होते हैं। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें पूरा यहाँ पे डिटेल में देखना है। अब सुनना ध्यान से। फर्स्ट थिंग, कुछ क्वेश्चंस इमर्ज करते हैं कि ये जो फ्लैश फ्लड्स हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आते हैं। दूसरा, क्लाउड बस्ट क्या होते हैं, क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्लैश फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे आपको डेटा यूज करना पड़ेगा, और वो भी ऑथेंटिक डेटा जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा होता है। एंड अथॉरिटीज जो होती हैं, जिन्होंने फील्ड में जाके वर्क करना होता है, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है मिटिगेशन के पर्पज से, सिंस यहाँ पे वर्ड यूज करा है मिटिगेशन। और दूसरा कि पहले ही प्रिपेयर रहे अथॉरिटीज। क्यों? क्योंकि क्लाउड तो आप सैटेलाइट के थ्रू कैप्चर कर लोगे। अब जो निसार मिशन है उसका पर्पस क्या है, जियोफिजिकल फिनोमिना को स्टडी करना, और ये क्लाउड की फॉर्मेशन भी आपको बता देगा, पर ये पता नहीं चलता उसमें कि यहाँ पे बादल फटेगा या नहीं फटेगा, उसको एनालाइज नहीं करा जा सकता सैटेलाइट इमेजिंग कैप्चरिंग के भी थ्रू। पर प्रिपेयर्डनेस यहाँ पे करी जा सकती है, टीम्स बनाई जाती हैं। जैसे आपने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में अगर पढ़ा होगा, तो उसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आती है सबसे पहले, इसके नीचे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आती है, फिर इन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई है। इन डिस्ट्रिक्ट्स ने भी विलेज कम्युनिटीज को ट्रेन करा हुआ है कि कभी भी ऐसा फ्लड आता है तो कैसे आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। ठीक है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब चलो इस आर्टिकल पे आते हैं, और इससे पहले भी लैंडस्लाइडिंग बहुत ज्यादा हुई है, फ्लैश फ्लड्स आए हैं, वायनाड लैंडस्लाइड्स का आपको पता है केरला वाले रीजन में। तो यहाँ से एक और आंसर आपको क्लियर हुआ कि ऐसा नहीं है हिमालयन जोन में ही फ्लैश फ्लड्स आते हैं, ये आपको सेंट्रल इंडिया में भी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आप रेंजेस पढ़ते हो। अरावली रेंजेस आपने पढ़ी हैं, खैर वो तो अब पुरानी हो चुकी हैं। उसके अलावा शायदरी रेंजेस आपने पढ़ रखी हैं।
यहाँ पे भी रिवर्स के बेसिन्स बनते हैं, तो ऊपर से सीज़नल रिवर्स होती हैं, जहाँ पे मॉनसून जब इंक्रीज़ करेगा तभी वाटर लेवल इंक्रीज़ करेगा और इससे कई बार लैंडस्लाइडिंग्स देखी गई हैं, अलोंग विद दिस फ्लैश फ्लड्स देखे गए हैं। वैसे ही वेस्टर्न घाट्स हमारे आ जाते हैं, यहाँ पे भी स्टीप माउंटेन्स हैं, काफ़ी शार्प और हाइट वाली माउंटेन्स आपको मिलेंगी, यहाँ पे भी फ्लैश फ्लड्स देखे गए हैं, केरला का एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चले जाओ, ब्रह्मपुत्र आती है, यहाँ पे गॉर्ज बनता है योंग्याप पास के पास, पास मतलब लार्ज वर्ड आप यूज करते हो, माउंटेन रेंजेस के बीच से आपको रास्ता मिला हुआ है। तो यहाँ से चेमयुंगडुंग ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर मेल्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपकी रिवर है उसका भी वाटर लेवल इंक्रीज करेगा। तो ये सारे पैरामीटर्स रहते हैं जिनके बेसिस पे फ्लैश फ्लड्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी हिमालयन जोन इस तरफ से अगर रिवर पैटर्न को देखोगे तो जैसे गंगा रिवर आ रही है, ठीक है, गंगोत्री से आपकी भागीरथी आई एंड दूसरे ग्लेशियर से आपकी अलकनंदा आई, दोनों मीटअप करती हैं, तब जाके गंगा का फॉर्मेशन होता है। तो जिन जिन एरियाज के थ्रू ये गंगा फ्लो करेगी उन्हीं एरियाज में आप देखोगे कि बेसिन भी बनेगा। अब यमुना इसको कनेक्ट कर लेती है फ्रॉम द राइट साइड, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो सब बेसिन भी बनते हैं, तो इन एरियाज के अंदर आपको फ्लैश फ्लड्स देखने को मिल जाते हैं। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले कहाँ पे ये सिचुएशन थी? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के भी उत्तरकाशी रीजन में, वहां पे भी धराली विलेज के अंदर। अब धराली विलेज भी कहाँ पे लाई करेगा? ये मान लो माउंटेन रेंजेस हैं, ये माउंटेन रीजन्स है। अब एक तो रिवर का एक्चुअल रास्ता होता है, दूसरा उसकी कुछ स्ट्रीम्स भी निकलती हैं, छोटी छोटी खड्डे जिनको आप बोल देते हो। तो यहाँ पे गंगोत्री है, गंगोत्री के इस तरफ को चलना शुरू करोगे, लंका रीजन आएगा और भी बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज हैं, यहाँ पे विलेज लाया करता है जिसका नाम है धराली विलेज। और इसके भी आगे जाओगे तो एक वैली जहां तक ये हिट करा है उसका नाम है हर्षिल वैली, और विलेज बोल दिया जाए तो हर्षिल विलेज। इन एरियाज में जाके ये हिट हुआ है जो फ्लैश फ्लड है। जब आपने विजुअल देखे होंगे तो कुछ इस तरह से थे। फर्स्ट पिक्चर पे आ जाओ, एकदम से मलबा आता है, लोग आवाज लगा रहे थे कि साइड हट जाओ, पर इतना ज्यादा स्पीड में आता है, डेब्रिज बहुत ज्यादा होती हैं, सेडिमेंट्स आते हैं, सिल्टी सॉइल आती है, पेड़ टूट के जो आते हैं वो अलग से होते हैं, स्टोन बोल्डर्स, सारी चीजें इस पानी के साथ आ जाती हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहती है, पर जो हैवॉक होता है वो बहुत ही ज्यादा डिजास्टर्स देखने को मिलता है। अब चलो आर्टिकल पे आते हैं। क्यों इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको क्लाउड बस्ट नहीं कहा है? तो उसके लिए आपको पहले क्लाउड बस्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो क्लाउड बस्ट एक ही लोकल एरिया के ऊपर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाएगा एक साथ ही, ठीक है। अब इसको समझने के लिए भी आपको एक साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। देखो हमारी जब सनलाइट वाटर सोर्स के ऊपर पड़ती है तो यहाँ पे वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे यहाँ पे वेपर्स बनेंगे, इवेपोरेशन होगा, तो ये हवाओं के साथ फ्लो कर जाएंगे। हवाओं के साथ मान लो विंड का फ्लो इस तरफ को है, अब इसको रेड कलर में रिप्रेजेंट करा है, मतलब यहाँ पे वार्म है, टेम्परेचर हाई है, पर ऊपर ऊपर जाओगे तो हवाओं का फ्लो कैसे दिखाया है? रेड से ट्रांजिशन हुआ है ब्लू कलर की तरफ, और ब्लू कलर कूल दिखाने के लिए, कोल्डनेस दिखाने के लिए हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मतलब जैसे ये वेपर हवाएं अपने साथ कैरी करके गई, और इस पहाड़ी वाले लिफ्ट जिसको बोलते हो आप ओरोग्राफिक लिफ्ट, मतलब ओरो का मतलब होता है माउंटेन। अब इन माउंटेन रेंजेस के साथ जब ऊपर की तरफ जाना शुरू करेंगी तो एक तरफ देखो पहाड़ी का भी क्या दिखाया हुआ है, लश ग्रीन फॉरेस्ट दिखाए हैं, और दूसरी तरफ देखोगे तो सूखा एरिया दिखाया हुआ है जहाँ पे कोई खास फॉरेस्ट नहीं है। अब हुआ क्या, ये माउंटेन बहुत ज्यादा हाइट पे थी, स्टीप माउंटेन्स थी, हवाएं तो चलेगी पर पानी को कैरी करके नहीं लेके पाई। क्या होता है, नीचे क्या था, प्रेशर लो जनरेट हो चुका है, हल्की है हवाएं, हल्की होंगी तो हवा के साथ उड़ जाएंगी। अब जैसे ही उड़ेंगी तो मॉइस्चर भी जाएगा, पहले वेपर थे, ऊपर जाके ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, ड्यू पॉइंट आता है, सैचुरेशन हो जाती है, टेम्परेचर बराबर हो जाता है जितना ऊपर था, उसके बाद ये मॉइस्चर आगे नहीं जा पाता, जिस वजह से पहाड़ी के एक ही साइड पे क्लाउड की फॉर्मेशन कर जाती है। बीच में हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होता है, किसी भी डस्ट पार्टिकल के अराउंड वाटर ड्रॉपलेट अटैच कर जाती है, पॉलन ग्रेन हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है जो कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करती है, और यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। और जहां पे भी क्लाउड बस्ट वाली सिचुएशन आप देखोगे, बादल फटेंगे, वो कौन सी कंडीशन होगी, तो क्यूम्यूलो निम्बस क्लाउड्स ही होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। क्यूम्यूलो निम्बस ऊपर से आपको ऐसे लगेगा जैसे कपास रखी हुई है, ऐसे दिखाई देती है ना, या फिर वूल होती है जब उसको रोल करा होता है, और नीचे की तरफ टावर से अटैच्ड आपको दिखेंगे। अगर विजुअल देखना है यही वाला सिनारियो पूरा दिखाई देता है। तो एक ही जगह पे ये जैसे कंडेंसेशन होगी, मतलब आपके जो वेपर्स थे वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए, यहाँ पे ये क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। अब जो विंड का फ्लो था ना वो स्लो था। अब कई बार आपने नोटिस किया हो अगर, तो कई बार क्या होता है कि घने बादल आए होते हैं, काले बादल होते हैं, पर बारिश नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस दिन विंड का फ्लो भी ज्यादा था, और अगर विंड का फ्लो ज्यादा होगा तो बादलों को अपने साथ ही ले जाती है विंड, फिर वो कहीं और जाके बरसते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, विंड का फ्लो ऑलरेडी स्लो था, विंड मतलब एयर मोशन में है,
हॉरिजॉन्टल मोशन में है। तो यहाँ पे जैसे ही मोशन में आएगी तो क्लाउड वो अपने साथ आगे नहीं लेके गई और एक ही साइड वो रह गया, और यहीं पे ये बादल कितनी देर वाटर को होल्ड करके रखेगा, ये पूरा फट जाएगा और एक ही जगह पे सारी बारिश होगी। अब ये जो हमारी पहाड़ी थी, यहाँ पे पेड़ भी होंगे, यहाँ पे सिल्टी सॉइल भी हो सकती है, पत्थर भी होंगे, वो सारे अब जितने प्रेशर से ये पानी गिरेगा वो सारी चीजें इसी के साथ चली जाएंगी और एक जगह पे जो हैवॉक है उसको कॉज करेंगी। तो दैट्स हाउ जो बादल फटता है, ये मल्टीपल रीजंस रहते हैं। अब इसके बाद भी बादल ने कितनी बारिश करवाई उसके लिए भी स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हैं। जैसे आईएमडी कहता है कि अगर मोर देन 100 mm रेनफॉल होता है तो उसी केस में 100 mm या फिर 10 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो, तो उसी केस में बोलोगे कि क्लाउड बस्ट हुआ है, बादल फटा है। 1 घंटे के अंदर अंदर 20 मिनट मिनिमम हो सकते हैं, 60 मिनट्स मैक्सिमम हो सकते हैं। या फिर जो एरिया होगा वो स्पेसिफिक होगा, लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया में ये बारिश होगी, उतना ही रीजन इससे हिट करेगा, तभी उसको बोलोगे आपकी यहाँ पे बादल फटा था। अब आईएमडी ने क्या डिक्लेयर करा, ये जो डेटा दिया है अपना टाइम जोन के हिसाब से दिन में ही दिया था, तो 2.7 mm की ही बारिश हुई थी उत्तरकाशी वाले एरिया में जहां पे फ्लैश फ्लड्स आए। अब उत्तरकाशी में 2.7 mm की बारिश है, पर बाकी एरियाज में आप देखोगे तो वहां पे जो बारिश का लेवल है वो ज्यादा है, 300 mm भी क्रॉस कर चुका है। पर उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड्स आए, इसी वजह से बोला कि वहां पे 2.7 mm की रेनफॉल थी, तो उसको क्लाउड बस्ट नहीं बोल सकते। यहाँ पे फिर फ्लैश फ्लड्स किस वजह से आए, तो अगला जो आपका टॉपिक है दैट इज अबाउट द फ्लैश फ्लड्स। पर उससे पहले क्लाउड बस्ट को यहाँ पे कंपाइल कर लो, क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जो डिसाइड करते हैं क्लाउड बस्ट को। तो नंबर 1 आपने देखा वहां की लोकल टोपोलॉजी, यहाँ पे आपने क्या देखा, स्टीप पहाड़ियां थी और क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट भी बना, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब लो प्रेशर से हाई प्रेशर आपने देखा, पहले लो प्रेशर और हाई प्रेशर किसका था, हवाओं का था। फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट आपने देखा, टेम्परेचर ग्रेडियंट में क्या हुआ था, नीचे हाई टेम्परेचर था, ऊपर की तरफ गए तो लो टेम्परेचर हुआ, और जैसे ही टेम्परेचर में वेरिएशन आई तो वहां पे वेपर से लिक्विड बने, कंडेंसेशन हुई, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। सिंस विंड का जो फ्लो था वो स्लो था, और स्लो होने की वजह से ये क्लाउड आगे नहीं गया, और जब आगे नहीं गया तो एक ही साइड पे सारा बारिश हो जाती है। तो इस तरह से मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो क्लाउड बस्ट को लीड करते हैं। अब आते हैं फ्लैश फ्लड पे। तो सडन और इंटेंस फ्लड जब होते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, विद इन 6 आवर जब हो जाए, तो उसको हम फ्लैश फ्लड्स कह देते हैं। क्लाउड बस्ट की वजह से भी हो सकता है, जो कि हमने पहला रीजन देखा, और दूसरा हैवी रेनफॉल की वजह से भी हो सकता है एकदम से बारिश पड़ रही है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रह रही है, हो सकता है शॉर्ट इवेंट्स भी हो रहे हैं बारिश के, कोई भी रीजन हो सकता है। पर इंटेंसिव रेनफॉल हो रहा था, और वहां की जो सॉइल थी वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल थी, वहां पे आपको फ्लैश फ्लड्स देखने को मिल सकते हैं। और डैम ब्रेकेज, ये वाला फिनोमिना कभी कभार ही होगा, जब कोई एरर हुआ होगा या डैम बहुत पुराना हो गया होगा। केरला में आपने देखा था जब डैम के इशू हुआ था, तो वो भी क्या था, एक तरह का फ्लैश फ्लड था। यहाँ पे डिजास्टर और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जो डैम होते हैं दे आर रिजर्वॉयर ऑफ वाटर, वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वहां पे होता है। पर अगेन फ्लैश फ्लड, एकदम से वो पानी निकलेगा एंड फ्लड्स कॉज कर देगा, हैवॉक कॉज कर देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा है कि हर साल 5000 तक के आसपास लोगों की डेथ होती है बिकॉज ऑफ द फ्लैश फ्लड्स, और बहुत ज्यादा डैमेज होता है, वो चाहे से इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लिविंग लॉस तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, जो मर्जी डिजास्टर हो वहां पे लिविंग लॉस होता ही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होता है, एग्रीकल्चर लैंड डैमेज हो जाती है। अब जो फ्लैश फ्लड्स हैं, क्लाइमेट चेंज को भी एक वन ऑफ द रीजन माना गया है, क्योंकि आपने देखा इवेपोरेशन की वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा, और अगर टेम्परेचर राइज कर रहा है तो इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज करेगा, जिससे क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा रैपिड होंगी और क्लाउड बस्ट के केसेस भी आपको मिलेंगे। 2023 में रिटर्न रिप्लाई दिया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, और इन्होंने बोला कि अगर 2 ईयर्स को कंपेयर करें, 2020 से लेके 2022 तक को अगर कंपेयर करें, तो पहले फ्लैश फ्लड्स के केसेस पहले भी आ रहे थे, 132 थे, और बाद में कितने हो चुके हैं, 184, और ऊपर से हमने 2030 का टारगेट लिया हुआ है, एसडीजी नंबर 13 की, हमें क्लाइमेट एक्शन भी लेना है। उसके बाद 25% जो फ्लैश फ्लड्स आते हैं वो हैवी प्रेसिपिटेशन की वजह से आते हैं, रेनफॉल हो गया, स्नोफॉल हो गया, इन रीजंस की वजह से आते हैं 25% केसेस। जो बाकी के 75% केसेस बचे उसमें और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे एक्सट्रीम रेनफॉल के साथ साथ जो सॉइल थी यहाँ पे उसकी कंडीशन क्या थी। अब देखो सॉइल भी आप मल्टीपल टाइप्स की पढ़ते हो, लेटरेट सॉइल होती है, लोमी सॉइल होती है, सैंडी सॉइल होती है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल उठा लेती हूँ 2-3, जैसे लोमी है या सैंडी है, सैंडी को सिल्टी भी लिख सकते हैं, सिल्ट आती है बहुत ज्यादा। एंड तीसरी आप लिख सकते हो क्लेई सॉइल। अब ये जो क्लेई सॉइल होती है ना, इसके अंदर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन का यहाँ पे मतलब है
कि जैसे ये वाटर एब्जॉर्ब करेगी तो बहुत सख्त हो जाती है एकदम से, तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा क्रॉप्स उगती हुई नहीं दिखेंगी क्योंकि रूट्स एंड ट्रैप नहीं कर पाती। पर हाँ, बड़े-बड़े पेड़ तो दिख सकते हैं ना वहाँ पे, क्योंकि उनकी रूट स्ट्रॉन्ग होंगी। पर वहीं पे अगर दूसरी तरफ चलें, ये लोमी और सैंडी ये सबसे अच्छी होती हैं, अगर दोनों का मिक्सचर सा मिल जाए तो उसमें क्रॉप अच्छी ग्रो कर जाती है, क्योंकि रूट को रास्ता मिल जाता है, जड़ों को रास्ता मिल जाता है ग्रो करने के लिए। अब ये सैंडी सॉइल जो होती है इसमें तो वाटर लॉगिंग कैपेबिलिटी होती नहीं है। अब वाटर लॉगिंग क्या होता है? सबसे पहले तो वाटर लॉगिंग का मतलब है जहां पे पानी का लेवल सेचुरेट हो चुका है, मतलब जो जमीन थी उसने जितना वाटर एब्जॉर्ब करना था वो कर लिया है, अब जितना भी पानी आएगा वो रन ऑफ ही होएगा, आगे निकलता जाएगा। पर सिल्ट वाली जो सॉइल होती है इसके साथ तो ये पानी के साथ ही फ्लो कर जाती है, मतलब बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होती है ये वाली सॉइल जो होती है, दैट इज सिल्ट। तो जो मैक्सिमम केसेस होते हैं वो एक्सट्रीम रेनफॉल प्लस जो आपकी सॉइल है वो सिल्ट वाली थी प्रेसिपिटेशन से पहले, ये मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। देन कॉज एंड ट्रिगर क्या है? रीजंस मैंने आपको बता दिए, हाई इंटेंसिटी या फिर लो इंटेंसिटी का रेनफॉल हो सकता है पर कॉन्टिन्यूटी में चल रहा था। इसके बाद वेस्टर्न कोस्ट और सेंट्रल इंडिया की बात करें तो मैंने बेसिन्स के आपको एग्जांपल दिए। अपने जो कृष्णा रिवर बेसिन है वहां पे, गंगा रिवर का बेसिन बनता है प्लेन एरियाज में वहां पे, यमुना बेसिन बनता है, ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्टर्न वाली साइड पे। देन वेस्टर्न घाट्स में आपने केरला वाला सबसे ज्यादा फ्रेजाइल देखा क्योंकि स्टीपनेस माउंटेन्स की इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन फ्लैश फ्लड्स को कॉज करने के लिए और इतना बड़ा ट्रेजेडी कॉज कर सकते हैं। हिमालयन रीजन में मेन रीजन क्या रहा कि वहां पे पहाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, ऊपर से प्लेट्स का आपने देखा कि कन्वर्ज करे जा रही हैं कॉन्टिन्यूअसली, तो स्टीप स्लोप्स और ऊपर से हाइट भी इन माउंटेन्स की बहुत ज्यादा होती है, शार्प एलिवेशन होता है। तो जब स्टीप स्लोप होगी वहां पे तो आपको कम रेजिडेंस मिलेगा, प्लेन एरियाज में ज्यादा मिलेगा। पर यहाँ से जब भी फ्लैश फ्लड आएगा वो कहाँ पे हिट करेगा? सबसे पहले जो नीचे के एरियाज होंगे, अगर साइड में रह रहे थे वो तो होंगे यहाँ पे डिस्ट्रॉय, पर नीचे तो पहुंचेगा ना। स्लो डाउन कहाँ पे होता है रिवर का फ्लो? जब वो स्टीप से चल रही होती है तो बहुत ज्यादा स्पीड में आएगी, पर जैसे ही प्लेन एरियाज में पहुंचती है तो फैल जाती है क्योंकि उसके अंदर सेडिमेंट्स भी होते हैं और अब एरिया प्लेन हो चुका है तो वो फैलेगा। तो ये मल्टीपल रीजंस रहते हैं हिमालयन जोन्स के। इसके अलावा नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें, अब देखो 1 डिग्री सेल्सियस राइज के ऊपर जो टेम्परेचर का राइज हो रहा है, एटमोस्फेयर अराउंड 7% मोर मॉइस्चर होल्ड कर सकता है। तो अब टेम्परेचर तो इंक्रीज कर ही रहा है और 7% मोर उसकी मॉइस्चर को होल्ड करने वाली कैपेसिटी है, तो टेम्परेचर तो इंक्रीज कर ही रहा है। पहले क्या हो रहा था, बारिश हो जा रही थी जैसे उसकी कैपेबिलिटी पूरी हुई, पर अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होने पे जो एटमॉस्फेयर की कैपेबिलिटी है कि वो 7% और ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकता है, तो जब बार बार इवेपोरेशन होगी तो क्लाउड का साइज भी ज्यादा होगा, जब बस्ट करेगा तो उससे और ज्यादा हैवॉक होगा और इसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स की सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाती है। नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज एंड रेनफॉल ट्रेंड्स अगर इंडिया में देखोगे तो 1981 से लेके 2020 का तो क्या क्या पैटर्न्स हुए। अब देखो एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से क्या क्या चेंजेस हुए, ये तो डबल हो चुके हैं इवेंट्स, नंबर इनका डबल कर चुका है। मॉनसून का रेट 56% से ज्यादा है, पोस्ट मॉनसून 40% से ज्यादा है। देन विंटर, इस बार आपने देखा भी था कि मॉनसून पहले ही आ गया था 15 दिन पहले, राइट? तो ये इवेंट्स इंक्रीज हुए। विंटर रेनफॉल आप सुनते हो तो 12.5% उसके भी रेट ज्यादा हो चुका है। एंड 75% जो टोटल फ्लैश फ्लड इवेंट्स हैं 1980 से लेके 2018 में सबसे ज्यादा मॉनसून के सीजन में दिखते हैं। अगेन बारिशें ज्यादा हो रही होती हैं तो फ्लैश फ्लड्स के केसेस भी बहुत ज्यादा आते हैं। सो ये एक मैप की फॉर्म में दिखाया हुआ है कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे आपको फ्लैश फ्लड्स के सिनारियोस मिल सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र, कृष्णा रिवर बेसिन, कर्नाटक, केरला एंड ऑल, वो सारे एग्जांपल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो कॉजेज आपको आई थिंक अब क्लियर हैं। इंटेंस रेनफॉल एक रीजन होता है फ्लैश फ्लड्स के लिए, डेब्रीज जब भी उसमें आएंगी सारी इंक्लूडेड होती हैं। रैपिड स्नो मेल्ट हो सकता है, आपने सुना होगा जो ग्लेशियर होता है वो जब मेल्ट करता है तो ग्लेशियर लेक्स भी बनती हैं। अब जो लेक्स हैं ये हाइट पे रहती हैं, मोरेन डैम यहाँ पे बने होते हैं। मोरेन डैम का मतलब है डैम की तरह होएगा, बस नेचुरल है, आपने तो बनाया बाद में डैम्स को, यहाँ पे नेचुरल डैम्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अब जब पानी यहाँ पे रहेगा, समर के टाइम पे ग्लेशियर मेल्ट करेंगे और यहाँ पे पानी का फ्लो आता रहेगा। अब जब पानी यहाँ पे मेल्ट करेगा, सॉरी ग्लेशियर यहाँ पे मेल्ट करेगा, तो इसके ऊपर भी तो प्रेशर आएगा। जो मोरेन डैम है, जो नेचुरल टोपोग्राफी है यहाँ की, एक टाइम आता है यहाँ से ये टूट जाते हैं और एकदम से यहाँ पे वाटर का स्प्लैश निकल के आता है, जिनको आप ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड से भी जानते हो, ग्लोफ्स भी जिनको बोलते हो। यहाँ पे मेन रीजन प्रेसिपिटेशन नहीं था, यहाँ पे ग्लेशियर की मेल्टिंग थी, इसी वजह से इसको ग्लोफ का नाम दे दिया। एंड नेक्स्ट रीजन डैम और लेवी फेलियर, यानी कि डैम टूट जाता है तो वहां पे भी फ्लैश फ्लड्स की सिचुएशन बन सकती है। कई बार एम्बैंकमेंट्स दिए होते हैं रिवर के साइड में, जैसे नंगल डैम से आते हो आप तो उस टाइम पे आपने देखा हो तो साइड में
एम्बैंकमेंट दिए हुए हैं, नजदीक का बता दिया मैंने, आप अपनी स्टेट में देख सकते हो। तो ये भी अगर टूटते हैं तो इससे भी फ्लैश फ्लड वाली सिचुएशन बनती है। एंड नेक्स्ट आता है आपका अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन अगर आपको घर बनवाने हैं उन एरियाज में जहाँ पे आपको पता है इतना ज्यादा रिस्क है, उन लोगों की बात नहीं मैं कर रही जिनकी वहां पे जमीनें होती हैं, पुश्तें रहती हुई आ रही हैं, तो उनका सिनारियो डिफरेंट हो जाता है, वहां पे कनेक्टिविटी कुछ और होती है। बट इलीगल तरीके से आप अगर अर्बनाइजेशन को उन एरियाज में प्रमोट कर रहे हो तो ये हमारी गलती होती है, ठीक है। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होगी, और जब डिफॉरेस्टेशन होगी सॉइल इरोजन के चांसेस वहां पे बढ़ेंगे, और जब सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ चुके हैं, बारिश अगर होगी तो फ्लैश फ्लड्स के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। कई बार मिट्टी की मिट्टी निकल आती है, राइट, लैंडस्लाइड्स की भी मल्टीपल टाइप्स होती हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। इम्पैक्ट क्या क्या रहते हैं, तो लिविंग लाइफ के साथ वो तो लॉस है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भी यहाँ पे मिलेगा, एग्रीकल्चर डैमेज मिलेगा। और अगर कोई एरिया टूरिज्म के पर्पस है, जैसे अभी उत्तरकाशी की ही बात करें, बहुत सारे होटल्स भी थे, ठीक है, तो होटल क्यों बनाए हैं, क्योंकि टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो टूरिज्म भी यहाँ पे इको टूरिज्म होना चाहिए, जब पता है हमें कि सेंसिटिविटी कितनी ज्यादा है इन एरियाज की। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, इकोनॉमी लॉस इसीलिए लिखा है क्योंकि टूरिज्म के पर्पज से एरिया बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। रीजन स्पेसिफिक अगर देखें तो टोपोग्राफी डिफरेंट हो सकती है, अब देन आपकी सॉइल की कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे फ्लैश फ्लड्स होते हैं। अब की गोल्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले तो अर्ली वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब आपको पता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार ने जो मेन ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है वो क्या रखा है कि हमें जियोफिजिकल फिनोमिना को अच्छे से स्टडी करना है। तो उसमें ग्लेशियर की मेल्टिंग जो हो रही है उसको स्टडी करेगा, सी लेवल राइज कर रहा है उसको स्टडी करेगा, देन आपकी सुनामीज आ रही है उनको स्टडी करेगा, क्लाउड की फॉर्मेशन स्टडी कर सकता है, क्लाउड बस्ट को एक्यूरेट कोई भी अभी तक सिस्टम ठीक से नहीं बता पाया है कि यहाँ पे क्लाउड बस्टिंग हो पाएगी या नहीं। सिंस मैंने आपको एग्जांपल दिया, कई बार ऐसे लगता है पता नहीं कितनी कर बारिश हो जाएगी क्योंकि क्लाउड इतने स्ट्रांग बने होते हैं, पर ये नहीं पता लग पाता कि क्या यहाँ पे बादल फट सकता है या नहीं फट सकता है। तो उसके लिए चलो टेक्निकली हम खुद को इम्प्रूव भी कर सकते हैं आगे, और अर्ली वार्निंग सिस्टम होने चाहिए, जो लोकल कम्युनिटी है उनको भी ट्रेन किया जाए कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो कैसे आपको इन चीजों को टैकल डाउन करना है। नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिकल मेजर्स। तो ये जो हमने पढ़ी ना डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसके नीचे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट्स बना दी हुई है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज बनाई हुई है। यही फिर विलेज कम्युनिटीज को अपने साथ कोलैबोरेट करते हैं ताकि इस मिटिगेशन को और ज्यादा इंप्रूव करा जा सके। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जब आती है तो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस भी आती हैं, एनडीएमए की टीम्स आती हैं, जैसे उत्तरकाशी के केस में दिल्ली से एनडीएमए की टीम्स आई, आपने ये सारी चीजें सुनी। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन में ही काम चलता है, पहले से ही प्रैक्टिस दी होती है उनको कि कैसे यहाँ पे मिटिगेशन करवाना है। एंड इसके अलावा मिटिगेशन मेजर्स में और क्या चीजें ऐड कर सकते हो कि वेदर की प्रिडिक्शन को थोड़ा और एडवांस लेवल पे लेके जाने की जरूरत है। खैर टेक्निकली हम उतने एडवांस नहीं है बेशक कि क्लाउड बस्ट का पता चल सके, क्लाउड फॉर्मेशन का जरूर पता लग जाता है, और स्पेशली जहाँ पे टोपोग्राफी टेरेन वाली हो, हाइट वाली हो, वहां पे ज्यादा रिस्क बना रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल अपने को एडवांस होने की जरूरत है। प्लांटिंग ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन करना जितना इजी है फॉरेस्टेशन उतनी ही टफ होती है। जिन्होंने डिफॉरेस्ट करा होता है एरिया, दे नेवर ट्राई कि यहाँ पे एफॉरेस्टेशन भी करी जाए, क्योंकि जब पेड़ होंगे वहां पे तो बाइंडिंग कैपेसिटी सॉइल की दोबारा से इंक्रीज करती है, सॉइल इरोजन के चांसेस घटेंगे, फ्लैश फ्लड जब आएंगे तो ये डेब्री नहीं आएगी। पानी का फ्लो जब आता है उसके साथ जो डेब्री आती है वो सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। एंड इसके अलावा आती है आपकी, इसका मतलब ये नहीं है कि पानी के फ्लो से नहीं लिविंग लॉस होता, वो भी होता है, पर जब डेब्री आ जाती है ना, बड़े बड़े पेड़ साथ में आ जाते हैं, तो ये घर वगैरह आपने देखे कैसे वैनिश हुए, ये उसी रीजन की वजह से होता है। सिल्ट आ जाती है, कैसे उसमें कोई बचा भी पाएगा खुद को अगर उसको स्विमिंग भी आती है, सिल्ट में नहीं है पॉसिबल, वो तो एक तरह से दलदल आपके सामने आ चुकी है। एंड कम्युनिटीज को एजुकेट करा जाए कि थोड़े से ट्रेडिशनल मेथड्स की तरफ जाएं, कि कैसे पहले के टाइम पे जब फ्लड्स आते थे तो रेजिलियंट घर बनाए जाते थे इन पहाड़ी एरियाज के आसपास जो कम्युनिटीज रहती थी। और साथ में ये भी बताया जाए, अब देखो मॉडर्नाइजेशन है ही ऐसी कि सभी को मॉडर्नाइज होना है, अपने लिए प्रॉपर घर बनाना है, लेविश लाइफस्टाइल जीना है, पर थोड़ा सा अपने को टोपोग्राफी भी देखनी होती है। आई नो अगेन दैट बहुत सारे लोग होते हैं जो पहाड़ी रीजन से बिलोंग करते हैं, स्पेसिफिक पहाड़ी रीजन, कहीं बोलते भी हैं कि इनको अपने घर ही नहीं वहां पे बनाने चाहिए। अगेन एंसेस्ट्री वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। एंड लैंड यूज रेगुलेशन,
सरकारें भी तो इलीगल तरीके से लैंड सैंक्शन कर देती है, ये तोड़िए, आप यहाँ पे पेड़ों को काटिए, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, इंडस्ट्रीज बनाइए, वो भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है। देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं क्लाउड बस्ट के, वो हमने सारे देख लिए। एंड ब्यूरोक्रेटिक लेवल से आपको भी फील्ड वर्क्स में जाना पड़ता है, जैसे कैजुअलिटी भी स्टार्टिंग में बताई, तो आपने देखा कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा यू कैन ऑप दिस क्वेश्चन कि कैसे इसको लिखना है, तो इससे आपकी मेंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। अगेन लॉस इज लॉस, वो तो होता है, हुआ ही है यहाँ पे, और आज की बात नहीं है, बहुत लंबे अरसे से नेचुरल डिजास्टर कहीं पे भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या थे वो मैंने आपको बता दिए, पर आपको थोड़ा सा उस फील्ड वर्क के साथ भी अप्रोच में रहना है, तो इस क्वेश्चन को जरूर से ट्राई करें।